चलो सर जी अगला देखो, रेडियो आवृत्ति विसर्जन सोर्स। ये चौथा आयन सोर्स का चौथा प्रकार है, रेडियो आवृत्ति विसर्जन स्रोत। सुनो जरा, मतलब क्या है रेडियो आवृत्ति विसर्जन सोर्स का। इसमें क्या करता है, देखो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यह है इलेक्ट्रोड रहित गैस के भंजन पर आधारित है। ये जो प्रक्रिया है ये किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोड रहित गैस के भंजन पर। गैस भंजन मीन्स ब्रेक डाउन। इसमें क्या किया जाता है, पायरेक्स कांच की नलिका में पायरेक्स कांच की क्या लेते हैं, नलिका लेते हैं, नलिका में वलयाकार इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवृत्ति पर गैस का विसर्जन किया जाता है। इस विसर्जन के लिए अपन जो प्रक्रिया काम में लेते हैं, इसमें प्रयुक्त गैस का दाब टू इंटू 10⁻⁻² mm of Hg, 2 गुणा 10⁻², mm of Hg पारे के दाब पर अपन क्या करते हैं, गैस का दाब लेते हैं इतना। एवं 700 मेगाहर्ट्ज तथा शक्ति स्रोत का प्रयोग। सुनो, इसमें अपन क्या करते हैं, गैस का दाब तो इतना रखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² mm of Hg, और जो सोर्स लगाते हैं जिससे अपन को विसर्जन करना है उसकी आवृत्ति तो होगी 7000 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, और शक्ति 60 वाट। अच्छा देखो काम की चीज क्या है, ये जो वलयाकार इलेक्ट्रोड है इनका काम क्या होता है, वो ये कहता है कि जैसे ही विसर्जन होता है और इस विसर्जन से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, विसर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन वलयाकार गति करते हैं, क्योंकि वलयाकार इलेक्ट्रोड है ना तो उसकी गति भी वलय के अकॉर्डिंग होती है। गति करते हुए अन्य परमाणुओं से टकराकर या अगर अपन कहें कि और पार्टिकल से संघट्ट कर टक्कर करके धनायन उत्पन्न करते हैं। और वो कहता है कि ऐसे रेडियो आवृत्ति विसर्जन सोर्स से लगभग 100 मिली एम्पियर
धारा का धनायन पुंज, क्योंकि धनायन उत्पन्न करता है ना ये, तो ऐसा धनायन पुंज लगभग 10 माइक्रोसेकंड के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लिखें, इस विसर्जन सोर्स से लगभग 100 मिली एम्पियर धारा का धनायन पुंज इतने समय के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हुए सोर्स, अपने पास स्रोत हो गए जिससे अपन आयन प्राप्त कर सकते हैं, धनायन भी प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना अगला जो काम है वो है त्वरित्र के बारे में जानकारी लेने का। तो हमारे पास कई सारे त्वरित्र हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहला है रैखिक त्वरित्र, उसके बारे में जानकारी, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं। इससे अगला पार्ट है हमारे पास साइक्लोट्रॉन, फिर आएगा सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, फिर आएगा बीटाट्रॉन, फिर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन और फिर वान डी ग्राफ जनित्र। ये सारे उपकरण हैं। ये जो सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपन बोल रहे हैं ये सब क्या है, उपकरण हैं, ये डिवाइसेज हैं। ऐसे कैसे कैसे काम करते हैं, अच्छा सुनो देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, अपन विद्युत क्षेत्र भी यूज करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी यूज करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का काम होता है रोटेशन करना, घुमाना। जब कोई आवेश पर आप लोग, आवेश है, आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। दूसरा काम क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आवेश को घुमाता है, रोटेशन कराता है आवेश का। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में तो वृद्धि कर ही नहीं सकता, या अगर अपन कहें कि भाई उसकी जो विद्युत ऊर्जा है उसमें वृद्धि कर दे, ऐसा तो नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है, उसको घुमाता है, क्योंकि जो एन और एस जो ध्रुव होते हैं, उस एन और एस ध्रुव पर जो बल लगते हैं वो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। जैसे अगर किसी पार्ट पर एक बल इधर से लग रहा है तो दूसरा इधर से लगेगा, तो वो क्या करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का काम है घूर्णन उत्पन्न करना। अगर कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार कक्षा में अगर घूमने लग जाए तो इसका मतलब उस पर अवकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है। उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, अगर गति करता हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर घूर्णन करने लग जाएगा तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, अवकेंद्रीय बल। ये कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, समझ रहे हो। एक तो अपन सबसे पहले तो स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में, जैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र लगा दिया सिर्फ हमने, जैसा अपन वान डी ग्राफ जनित्र में और रैखिक त्वरित्र में पढ़ेंगे, वहां सिर्फ स्थिर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बढ़ा सकते, उसमें जो ऊर्जा का मान है वो अपन ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र लगाने से फायदा क्या हुआ, एक तो एक फिक्स एरिया में राउंड हो जाते हैं, एक निश्चित पथ में क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, और निश्चित पथ में घूमेगा तो बल लगेगा उस पर अवकेंद्रीय, और उस अवकेंद्रीय बल के प्रभाव में कण क्या हो जाएगा, कण को अगर बल लगाए तो गतिज ऊर्जा भी मिल जाएगी। और अपन चाहते क्या है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था त्वरित्र का काम है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो अपन का यही काम है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रैखिक त्वरित्र के बारे में, लीनियर एक्सेलरेटर के बारे में। क्या क्या काम की चीजें उसमें, जरा सुनो, आ जाओ, इंपॉर्टेंट सा पार्ट है बहुत। सबसे पहला जो त्वरित, रैखिक त्वरित्र, लीनियर एक्सेलरेटर। देखो इसके द्वारा क्या होता है, धनावेश और ऋणावेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, दोनों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। यह
धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों की ऊर्जा में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं इसको? सुनो, इसमें बढ़ती हुई लंबाई की नलिकाओं को अपन क्या करेंगे? नलियां लेंगे। जैसे एक नली ये हो गई, आगे फिर एक दूसरी नली लगाएंगे, और अपन बोल रहे हैं बढ़ती हुई लंबाई की। उसका रीजन है, जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी मतलब वेग बढ़ जाएगा, और वेग अगर बढ़ गया तो इसका मतलब वो दूरी को जल्दी कवर करेगा। अपन करेंगे क्या? अपन ये करेंगे कि जितना समय इसको पहली वाली नली को पार करने में लगा था उतना ही समय दूसरी वाली नली को पार करने में लगना चाहिए, उतना ही तीसरी वाली को पार करने में लगना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, समय अपन कांस्टेंट रखना चाहते हैं कि भाई समय तो निश्चित रहे, समय नहीं बदले। उसका रीजन होगा क्योंकि ऐसे आवर्तकाल लगेंगे उसमें कि भाई आधे आवर्तकाल तक वो धनावेशित रहता है, आधे आवर्तकाल तक ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा प्रत्यावर्ती सोर्स लगाएंगे हम उसमें, जो आधे आवर्तकाल तक उसको धनावेशित रखेगा, आधे तक ऋणावेशित। अब वेग बढ़ रहा है, समय उतना ही चाहिए। जैसे मान लो T1 ही चाहिए, इसमें भी T1 लगना चाहिए, आगे वाले में भी T1 लगना चाहिए। वेग बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? आपको लंबाई तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। जब तक लंबाई नहीं बढ़ाओगे दूरी नहीं बढ़ेगी, समय वही है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा। जैसे मान लो आप अगर जैसे v निकालें, ये क्या होता है? एस अपॉन टी, एस अपॉन T1, ये v1 कह देता हूं, इसके लिए v2 कह दूं, वो क्या हो जाएगा? S2 अपॉन T2। अगली वाली के लिए v3। ये चीजें तो फिक्स हैं, ये भी T1 है और ये भी T1 है। ये बढ़ रहे हैं मतलब v1 सबसे कम है, फिर v2 है, फिर v3 है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तब है जब ये मान बढ़ते रहने चाहिए, तभी तो समय बराबर लगेगा। भाई पार करने में लगा समय बराबर कब लगेगा? ये तब लगेगा जब ये दूरियां क्या हों? बढ़ती हुई चलें। जब तक दूरी नहीं बढ़ेगी तो बहुत जल्दी पार कर जाएगा उसको, और जल्दी पार कर जाएगा तब तक पोलरिटी चेंज होगी नहीं, तो कण जहां त्वरित्र कर रहे थे वैसे ही मंदित हो जाएगा। त्वरित्र तो हो नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? मंदित। इसलिए अपना अगला काम क्या है? इसकी जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें अपन लिखते हैं, इसमें बढ़ती हुई लंबाई की नलिकाओं को एक अक्ष पर रखा जाता है एवं इनके मध्य की दूरी एक समान रहती है। मींस नलिकाओं के जो बीच की दूरी है, दोबारा समझो, लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन ये जो दूरी है और तीसरी वाली जो आएगी वो दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपस में ये दूरियां ये तो बराबर होनी चाहिए, वैसे लंबाइयां बढ़नी चाहिए। ठीक है, एवं इनके मध्य दूरी एक समान होनी चाहिए। ठीक, मतलब नलियों के बीच में दूरी एक जैसी रहनी चाहिए, वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अपन आगे बात करेंगे। तीसरी चीज, नलियां या नलिकाएं अल्टरनेटली का मतलब होता है एकांतर क्रम में। नलिकाएं एकांतर क्रम में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रत्यावर्ती सोर्स से
इस प्रकार जुड़ी होंगी जब, मतलब समझाता हूं अभी, समसंख्या वाली नली धनावेशित तब विषम संख्या वाली नली क्या होनी चाहिए, ऋणावेशित। मतलब ऐसे देखो, जैसे एक नली ये रही, ठीक है सर जी, पहली थोड़ी बड़ी, दूसरी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, तीसरी, ठीक है। उनकी लंबाइयों के बारे में भी बताएंगे कि किस क्रम में रखनी है लंबाइयां हमें। अब कोई सोर्स लगा देते हैं, और ये क्या है, ये कोई रेडियो आवृत्ति सोर्स है, और कैसा है, प्रत्यावर्ती सोर्स। इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं वही रीजन बता रहा हूं। एक को इससे जोड़ दो, दूसरे को इससे कनेक्ट करो, तीसरे को इससे कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करके रखनी है। मतलब एकांतर क्रम में प्लस या माइनस। प्रत्यावर्ती सोर्स होता है आधे टाइम में पोलरिटी चेंज हो जाती है, भाई यही तो होता है प्रत्यावर्ती का मतलब। आधे टाइम तक ये रहेगा, फिर ये रहेगा। इसका मतलब पहले अगर ये पॉजिटिव है तो ये आगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हर आधे टाइम में चेंज होता रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अब जैसे जरा समझो एग्जाम्पल की बात। मान लो आपने कोई ऋणावेश लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो यहां रखा है, ठीक है। या अगर अपन माने कि अगर इसको पॉजिटिव दे रहे हो तो आप मान लो कि यहां एक धनावेश ले लेंगे, जिस जो जैसा है उसका पहले वैसा लेना पड़ेगा आपको। यहां धनावेश रखा है, इसके भीतर कोई क्षेत्र नहीं होता। जैसे कोई गोलीय पृष्ठ होती है, गोलीय पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, सतह पर होते हैं सारे। ये यहां से यहां तक गति करते हुए जाएगा, उसमें इतना टाइम लगना चाहिए जितने टाइम में ये अपना स्थिति बदल ले, मतलब ये नेगेटिव हो जाए। समझे बात, नहीं समझे, दोबारा समझो। मतलब क्या है इन सारी चीजों का, एक बार ऐसे पहले जरा ये देखो, अपन कर क्या रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि एकांतर क्रम में लगा रहे हैं। अपन काम क्या कर रहे हैं, एकांतर क्रम में रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे जुड़ी होंगी कि जैसे मान लो सम संख्या वाली तो धनावेश से जुड़ रही हो, तो विषम संख्या वाली ऋणावेश से जुड़नी चाहिए। जैसे ही पोलरिटी चेंज होगी, प्रत्यावर्ती सोर्स का मतलब है t/2 टाइम के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब t/2 टाइम के बाद स्थिति चेंज हो जाएगी, तो जो पहले नेगेटिव थे वो पहले फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव थे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। सुनो अब जरा काम की चीज सुनो, इसमें और क्या करना है देखो, जरा जरा डायग्राम। ठीक है, कल करेंगे इसके बारे में आगे की बात, इसका मीनिंग क्या है वो आगे समझेंगे कल अपन, है।